Hi all. So today is first session of our Java रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पर काम करें, उस पर बैच स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रोजेक्ट, जो कि बैंकिंग डोमेन पे बेस्ड है। और इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे मॉड्यूल्स है, जो कि यहाँ पर जो है माइक्रो सर्विसेज बेस्ड है। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये उसका ये शॉर्ट ऑफ जो है ये सिलेबस है यहाँ पर ये। तो सिलेबस मैं शेयर कर दूंगा ये, बट जो इसके ये बुलेटेड पॉइंट है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो हम किसी भी जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें किसी इंडस्ट्री में काम करना है। तो जो भी हमारी इंडस्ट्री रहेगी, कितने टाइप की इंडस्ट्री होती है, कितने टाइप के हमारे पास में प्रोजेक्ट होते हैं वाइल ज्वाइनिंग द इंडस्ट्री, क्या क्या हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये हमारे पास में ये हम देखेंगे। फिर जो भी टाइप के हमारे पास में प्रोजेक्ट रहते हैं, तो डिपेंड ऑन इंडस्ट्री हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट जो कि किसी न किसी डोमेन में होते हैं, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में। तो काफ़ी सारे हमारे पास में क्या है कि डोमेन में हमारे पास में जो है ये प्रोजेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर ये जब भी क्या करते हैं कि जॉब सर्च करते हैं यहाँ पर ये, तो ऊपर हमारे पास में क्या है ये कंपनी सेक्शन है। तो इस पर्टिकुलरली कंपनी सेक्शन के अंदर हमें ये सारी इंडस्ट्री की जो है यहाँ पर जो है ये कैटेगरी यहाँ पर ये पता चलती है यहाँ पर ये। तो ये कॉरपोरेट कौन सी, फॉरेन एमएनसी, स्टार्टअप, इंडिया एमएनसी। तो यहाँ पर जाके कंपनी के जो है यहाँ पर ये नाम भी देख सकते हो, ये डोमेन भी देख सकते हो। तो कौन सी कंपनी जो है ये हेल्थ केयर में या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल में यहाँ पर काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू डेट यहाँ पर जो है ये सर्च कर सकते हो, यहाँ पर हमको ये दिख जाएगा यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारे डोमेन होते हैं ये। तो हम जो यहाँ पर बैंकिंग डोमेन लेंगे, क्योंकि बैंकिंग एक बड़ा डोमेन है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो होते हैं मोस्टली बड़े बड़े बैंकिंग डोमेन में होते हैं। यदि किसी बिग एमएनसी में काम करते हैं, तो मोस्टली प्रोजेक्ट बैंकिंग डोमेन के होते हैं मोस्टली, उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर यहाँ पर डोमेन का नॉलेज जो है वो हमें हेल्प करता है कि एक बार हम किसी डोमेन में काम करते हैं, तो जब कंपनी चेंज करते हैं तो हमारी उस डोमेन पे ज़्यादा प्रायोरिटी बनती है नेक्स्ट कंपनी में। तो एक जो डोमेन है वो हेल्प करता है अगले जॉब के लिए भी। तो मोस्टली बैंकिंग डोमेन रहेगा, तो काफ़ी सारे जो बैंकिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट अदर कंपनी के, वो हमारे लिए ज़्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे ये टेक्निलिटी पे, जो कि हमारे पास में टेक्निकल एरिया है ये। तो जो भी हम लर्न करते आ रहे हैं अभी तक के, तो जो हमारे पास में प्री रिक्विजिट है, यहाँ पर जो हमें ये जावा का नॉलेज पहले से चाहिए, वो कोड जावा हो या एडवांस जावा हो। कोड जावा हो, एडवांस जावा हो, ये हमें पहले से चाहिए यहाँ पर ये। तो ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है, तो ये सब हमको पहले से आना चाहिए यहाँ पर ये। तो एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट, जहाँ पर हमारे पास में क्या है कि बैकएंड और फ्रंट एंड रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, बैकएंड और फ्रंट एंड रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, सबको नॉलेज हमको पहले से चाहिए। तो फ्रंट एंड में हमारे पास में बात करें तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर और रिएक्ट। अब ये प्री रिक्विजिट है, ये हमें पहले से यहाँ पर चाहिए। हमें डायरेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, और बैकएंड साइड में ये जावा बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर कोर जावा, एडवांस जावा, जिसको कि हम लोग एक्चुअली में
J2AC या J2W टेक्नोलॉजी यहाँ पर बोलते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे पास में फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें ये स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग क्लाउड स्प्रिंग क्लाउड यूज करेंगे हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए। तो इंडस्ट्री में हमारे पास में हमें नॉलेज चाहिए यहाँ पर ये डिज़ाइन पैटर्न का, यहाँ पर सॉलिड प्रिंसिपल का। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, हम टेक्नोलॉजी जो लर्न करते हैं, टॉप ऑफ दैट हमें कुछ डिज़ाइन पैटर्न सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ये। और यहाँ पर हम जो है वो रेडीमेडेड सेमी डेवलप्ड कोड का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे फ्रेमवर्क। तो ये हमें जो रहेगा यहाँ पर ये प्री रिक्विजिट रहेगा। डेटाबेस की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें डेटाबेस का भी नॉलेज चाहिए, लाइक ओरेकल, माई एसक्यूएल, मोंगो डीबी। तो ये सब जो है ये हमें जो ये इसका पर्टिकुलरली हमें यहाँ पर जो चाहिए, यहाँ पर ये नॉलेज चाहिए ये पहले से। तो ये हमें एज ए यहाँ पर ये जो हमारा जो टेक्निकल एरिया है यहाँ पर हमको इसका ये नॉलेज चाहिए। बट करंटली जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी, हमें अभी के समय में जो रिक्वायर्ड है, अभी के समय में हमें इसी के साथ में क्या चाहिए रहता है कि जो रियल टाइम टूल्स, हमें ये जो है वो है, हमको ये इसका नॉलेज चाहिए जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो हमें बिल्ड टूल में हमारे पास में आता है मेवन या ग्रेडल। तो ये पर्टिकुलरली टूल यूज होता है प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारे इसके अंदर बिल्ड प्रोसेस होती है। तो ये हमको ये रियल टाइम टूल का भी यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर ये नॉलेज चाहिए यहाँ पर ये। तो मैं सब एक्सप्लेन करूँगा प्रोजेक्ट क्रिएशन के साथ में। या तो यहाँ पर जो है वो हमें ये रियल टाइम टूल का यहाँ पर नॉलेज चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की कैटेगरी में आती है। तो मेक श्योर ये टेक्नोलॉजी अच्छे से आती हो या फ्रेमवर्क अच्छे से आता हो या हमारा इसके ऊपर हमने पहले से लर्न किया हो, तो ही हम लोग एलिजिबल है मोस्टली रियल टाइम प्रोजेक्ट के। बिकॉज यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट ये डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, जितना हमारे प्रोजेक्ट के लिए मैं लगाऊंगा मैं इसको। ये बाकी टेक्नोलॉजी ये पहले से आना चाहिए यहाँ पर ये, बिकॉज ये इंडस्ट्री पर्पस से है ये। तो जो भी टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हैं उसको इंडस्ट्री में कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यूज़ करने के पहले हमें जो है वो सारा नॉलेज चाहिए अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द प्रोजेक्ट।
और उसके बाद में जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो इंडस्ट्री के अंदर जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर जो है वो एक एच डी एल सी लाइफ साइकिल मेथड पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे हमारा जो है वो प्रोडक्ट डेवलप होता है, प्रोजेक्ट डेवलप होता है। तो जो हमारे पास में एच डी एल सी लाइफ साइकिल है, उसके अंदर हमें क्या है कि हम क्लाइंट की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो उसको क्या करते हैं, गेट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट गेटिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एनालिसिस एंड डिजाइन। इसको हमको एनालिसिस करना है, डिजाइन करना है। तो डिपेंड करता है ये एक्सपीरियंस पे। तो जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग काम हमारे बिजनेस एनालिस्ट करते हैं। फिर बेस्ड ऑन दैट जो होता है वो पहले ये सिस्टम डिज़ाइन होता है। तो जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, तो उसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वो प्रोजेक्ट किस बारे में है, क्या करना चाहता है वो प्रोजेक्ट। ई कॉमर्स डोमेन का है, बैंकिंग डोमेन का, उसका पर्पस क्या है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जब वो मार्केट में जब वो लॉन्च होगा प्रोजेक्ट, उसके बाद में उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन करने के बाद में जब मेंटेन होगा, तो उस ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या हमारे पास में रहेगा, लाइक जब उसके अंदर यूज़र बढ़ेंगे फ्यूचर में, तो प्रोजेक्ट कैसे सस्टेन करेगा मार्केट में। उसके अंदर उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, लेक्स ऑफ यूज़र पे क्या रहेगा, 1000 यूज़र पे क्या रहेगा। तो ये सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर ये सब चीज़ें आती है। तो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट देता है, तो कैटेगराइज करते हैं हमारी फंक्शनल कौन सी है। फंक्शनल मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। नॉन फंक्शनल मतलब मार्केट में कैसे सस्टेन करेगा। तो इसको डिटेल में देखेंगे, एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्या करते हैं कि मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं, उसका डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर ये। फिर बेस्ड ऑन दैट उस प्रोजेक्ट में को क्रिएट करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी लगाने वाले हैं यहाँ पर ये, कैसे एपीआई डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर ये, कैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा कहाँ पर रखेंगे ये। तो ये सब हमको जो है वो ये अंडरस्टैंड करना है। लेकिन प्रीरिक्विजिट के हमारे पास में ये टेक्नोलॉजी है। फिर ये रियल टाइम टूल का भी हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ये नॉलेज चाहिए। तो ये मेवन, ग्रेडल, ये बिल्ड टूल है हमारे पास में, ये गिट हब, गिट गिट हब एंड बिट बकेट। तो जहाँ पर हम हमारे सोर्स कोड को रखते हैं हम लोग यहाँ पर ये, तो ये हमारा होगा बिल्ड टूल। बिल्ड टूल यहाँ पर क्या होगा कि ये पर्टिकुलरली जो है यहाँ पर ये हमारा बिल्ड बनेगा। ये हमारा क्या है, ये सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, इसको हम लोग एससीएम टूल बोलते हैं। इसका हमें नॉलेज चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी पे हमको प्रोजेक्ट बनाना है। अब ये टेक्नोलॉजी लर्न करने में टाइम लगता है काफ़ी ये। तो टेक्नोलॉजी के बाद में हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टली नहीं क्रिएट होता है। तो हमको ये पूरा ये लाइफ साइकिल के अंदर आना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये पूरा जो है ये प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर ये। जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जब हमारा मेंटेलिटी अलग रहता है। जब हम लर्न करते हैं किसी टेक्नोलॉजी को, जब हमारा मेंटली अलग रहता है, क्योंकि उसमें हम लोग बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट में हमें ये सब डोमेन का जो नॉलेज है और जो जो इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर ये, तो वो सब अंडरस्टैंड करना पड़ता है। क्योंकि इसके बेस पे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं हमारे पास में ये। तो यहाँ पर जो है ये बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट लेगा, हमारे आर्किटेक्ट जो है वो डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। फिर नेक्स्ट फेज आता है कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो होते हैं हमारी जो डेवलपर्स है, तो जो भी हम लोग जो भी यहाँ पर जो लर्न करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस में, ये हमको इस फेज में करना है। तो जो डेवलपमेंट है एंड टेस्टिंग जो है यहाँ पर ये टेस्टिंग जो टेस्टर क्यूए टीम है, वो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट को वो डेवलप करेगी। तो यहाँ पर डेवलपर का रोल आता है।
इस सेक्शन में ये है, लेकिन ये रोल जब भी आएगा जब प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में आएगा, रिक्वायरमेंट आएगी तभी हायरिंग होगी। रिक्वायरमेंट आएगी तो जो हमारे पास में एक्सपीरियंस लोग रहेंगे उसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है ये, जो बड़ी बड़ी बिग एमएनसी होती है उनके पास में क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से होते हैं, या वो इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है परचेस कर सकते हैं या उनके पास में पहले से होते हैं। और काफ़ी सारे जो हैं ये आर्किटेक्ट के लेवल पर ये पर्सन भी क्या इंडस्ट्री के पास में पहले से अवेलेबल होते हैं। जस्ट उनको न्यू प्रोजेक्ट पे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में जो टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, लाइक प्रोडक्ट बेस है, तो प्रोडक्ट बेस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते हैं और वो प्रोडक्ट मार्केट में यूज़ होता है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, या उस प्रोडक्ट की हेल्प से सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं। लाइक स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, गूगल, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इनके प्रोडक्ट जो मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। सर्विस बेस्ड जो है ये कंपनी क्या करती है कि किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को या बैंक को ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उनके प्रोजेक्ट पे, ये काम करते हैं उनके लिए, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और जैसे उनके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है उसके बाद में ये मेंटेनेंस पे काम करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है सर्विस बेस्ड कंपनी जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को प्रोवाइड करती है। एक आती है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, तो ये भी काइंड ऑफ सर्विस बेस्ड टाइप की कंपनी के टाइप की होती है, लेकिन इसका स्केल छोटा रहता है। ये 6 महीने 1 साल के लिए जो है ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाते हैं ये। तो ये सर्विस बेस्ड को करवाते हैं ये, या प्रोडक्ट बेस्ड को करवाते हैं। तो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट टू हायर जो है ये, तो जिन रिसोर्सेज पे ज़्यादा बिलीव नहीं है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी यहाँ से हायर करती है और उनको प्रोडक्ट पे काम करवाती है। तो प्रोडक्ट बेस के लिए वो एम्प्लॉय सर्विस बेस्ड कंपनी के रहेंगे, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर यहाँ पर रहेंगे, वो सर्विस बेस्ड कंपनी के पेरोल पर इस पे काम करते हैं यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारे पैटर्न है यहाँ पर ये। अल्टीमेटली काम प्रोजेक्ट पे करना है और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमको चाहिए स्किल। स्किल मीन्स ये टेक्नोलॉजी नॉलेज, और ये हमको ये टूल का नॉलेज ये। तो गिट हब हमारे पास में ये टूल है। इसके अलावा हमारे पास में जो टूल है ये जेनकिंस। हमें ये जेनकिंस का भी हमको ये नॉलेज चाहिए यहाँ पर ये। फिर डॉकर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं यहाँ पर ये पोस्टमैन, स्वेगर। तो पोस्टमैन हमारे पास में क्या रहता है, ये एपीआई टेस्टिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास में स्वेगर जो है वो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर ये। तो ये हमें सब जो ये डेली बेसिस यूज़ में हमारे पास में लगने वाला है। जेनकिन जो रहेगा हमारे लिए CI/CD रहेगा यहाँ पर ये, जो कि हमारे लिए डिप्लॉयमेंट करता है यहाँ पर ये। अब करंटली जो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सर्वर पर डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं होते, वो कंटेनर पे होते हैं। तो जो डॉकर है वो कंटेनराइजेशन जो है हमारे पास में जो है ये टेक्नोलॉजी है। तो ये हमारे पास में क्या, यहाँ पर ये रियल टाइम जो है ये टूल है ये। अब प्रोजेक्ट में हमको क्या करना पड़ता है, जे यूनिट टेस्टिंग करना पड़ती है यहाँ पर ये। तो अपने कोड को ही टेस्ट करने के लिए हमें जे यूनिट टेस्ट केसेस राइट करने पड़ते हैं। उससे क्या बनती है, हमारे पास में रिपोर्ट बनती है। फिर कोड क्वालिटी के लिए हमारे पास में होता है सोनार क्यूब। तो जो हमारा पास में जो प्रोजेक्ट होता है वो
डायरेक्टली सर्वर पे नहीं आता है, वो काफ़ी सारे फेस से जाता है यहाँ पर ये। तो एज ए डेवलपमेंट लेवल पर हम लोग जो है वो अपने कोड को इस रिपोजिटरी में डालते हैं, बट इसका भी एक प्रोसेस होता है डालने का। किस तरीके से हम लोग कोड को पुश करते हैं, कमिट करते हैं, कोड रिव्यू होता है यहाँ पर, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, यूनिट टेस्टिंग कैसे होती है यहाँ पर ये। और सोनार क्यूब यहाँ पर, मॉकिटो यहाँ पर, मॉक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करने के लिए, मॉकिंग करने के लिए यहाँ पर ये। तो जब भी हम लोग यूनिट टेस्ट केसेस राइट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेयरिंग अप्रोच पे काम करते हैं। हम प्रोजेक्ट को अलग अलग लेयर्स में बनाते हैं, तो एक लेयर दूसरे को कॉल करती है। तो यदि वो लेयर का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये यूनिट टेस्टिंग करना पड़ती है यहाँ पर ये। फिर ये डेवलपमेंट में ये वाले टूल आएंगे यहाँ पर ये, लेकिन ये जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे यहाँ पर ये, तब हमारे पास में आएगा जेनकिन, डॉकर, कुबरनेट। तो बेसिकली जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, तो वो एक नंबर ऑफ यूजर पर प्रॉपरली वर्क करता है। उस एक्टिव यूजर के बाद में क्या करना पड़ता है हमको, नया मशीन स्टार्ट करना पड़ता है, नया सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है ये। तो वहां पर हम लोग लगाते हैं लोड बैलेंसर। तो ऐसा ही माइक्रो सर्विसेज के केस में क्या होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट रहेंगे, तो हर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो है वो अलग अलग मशीनें नहीं रखेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुबरनेट यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यहाँ पर जो है वो कंटेनर क्रिएट होते हैं। तो कुबरनेट के केस में हमारे पास में ये एक क्या है, हमारे पास में ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। तो यहाँ पर जो है ये क्या करता है, कुबरनेट हमारे पास में जो है ये बेसिकली यहाँ पर जो कुबरनेट है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पर्टिकुलरली हमारे पास में अलग अलग यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर जो अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में, तो उसके ऊपर यदि हमको स्केलिंग परफॉर्म करना है यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट में यहाँ पर, तो तो माइक्रो सर्विसेज जो हमारे पास है, पर्टिकुलरली जो आर्किटेक्चर होता है यहाँ पर ये, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास में क्या होते हैं कि कुछ आर्किटेक्चर होते हैं। तो एक हमारे पास में है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, एक हमारे पास में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हमारे पास में क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट रहेगा ये, तो ये पर्टिकुलरली ये हमारे पास में प्रोजेक्ट के क्या है कि अलग अलग मॉड्यूल है। यहाँ पर प्रोजेक्ट है कि हमारे पास में ये अलग अलग मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो ये जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास में अलग अलग मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो जिसे जो हम प्रोजेक्ट देखने वाले हैं उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये अलग अलग जो है हम ये मॉड्यूल है, ये ऑथ सर्विस, कस्टमर सर्विस, ट्रांजेक्शन सर्विस, कार्ड वेरिफिकेशन, एनरोलमेंट सर्विस, लिंकिंग, लॉयल्टी, नोटिफिकेशन, ये मॉड्यूल है। अब इन मॉड्यूल को
हम एक ही प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। इस मॉड्यूल को हम लोग क्या करते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट में जो ये क्रिएट कर सकते हैं ये, तो ये हमारे पास में होगा ये मोनोलिथिक। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि सारे के सारे मॉड्यूल जो होंगे वो एक ही पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के अंदर होंगे यहाँ पर ये। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जब सारे मॉड्यूल एक ही एप्लीकेशन में होते तो एप्लीकेशन का साइज बड़ा होता है। अब एप्लीकेशन का यदि साइज बड़ा होगा तो रियल टाइम कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास में हमें बार बार सर्वर पे क्या करना पड़ता है, उसको डिप्लॉय करना पड़ता है ये। सर्वर पे हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं ये। तो ये एक हमारे पास में क्या है कि पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट है ये, डेवलपमेंट टीम यहाँ पर क्या कर रही है कि प्रोजेक्ट को यहाँ पर ये क्रिएट कर रही है और उसको क्या कर रही है यहाँ पर गिटहब या बिटबकेट पर डाल रही है। उसके बाद में हमारे पास में जेनकिन के थ्रू, यहाँ पर जेनकिन के थ्रू हमारे पास में क्या बनता है ये बिल्ड बनता है यहाँ से ये जेनकिन के थ्रू। तो जेनकिन के थ्रू यहाँ से बिल्ड बनता है प्रोजेक्ट का और ये आगे जाता है सर्वर पर ये। तो ये जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है एक्चुअली माइक्रो सर्विसेज है, केस के अंदर CI/CD है ये। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग मोनोलिथिक की बात करें तो हम क्या करते हैं, सीधे जेनकिन के बाद सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास में रहेगा ये जेनकिन। तो ये हमारे पास में ये जेनकिन है। और एक हमारे पास में यहाँ पर जो है वो गिट पर या बिट बकेट पर। तो गिट है या बिट बकेट पर जो क्या है कि सारे के सारे हमारे पास में जो डेवलपर है यहाँ पर ये इस पर्टिकुलरली हमारा जो ये कोड है, तो जो हमारी जो डेव टीम जो होती है, डेवलपमेंट टीम, या तो हमारे पास में डेवलपमेंट टीम क्या है जो क्या कर रही है यहाँ पर, जो ये प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पर क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। अब ये डेवलपमेंट टीम के सारे डेवलपर क्या कर रहे हैं, अब अपना यहाँ पर जो है ये कोड जो है ये डाल रहे हैं ये बिट बकेट पर ये बिट बकेट या गिट हब। ये सब हम डिटेल में देखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि ये तो लोकल लेवल पे क्या करते हैं, पहले अपने यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और इसको क्या करते हैं कि सर्वर पर यहाँ पर ये जेनकिन है हमारे पास में, ये CI/CD टूल है यहाँ पर ये जेनकिन। इसके थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पर ये सर्वर पर पहुँचाएंगे। अब ये जेनकिन जो है हमारे पास में जो है ये एज है ये CI/CD टूल है ये जेनकिन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी टूल बोलते हैं हम इसको ये। तो ये क्या करता है यहाँ पर ये जो भी डेवलपर कोड डाल रहे हैं अपना ये, तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कर रहा है। तो उसका ये वाला पार्ट होगा हमारे पास में CI। और ये क्या कर रहा है यहाँ पर सर्वर पे ये डिप्लॉय कर रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास में होगा ये CD कंटिन्यूस डिलीवरी। तो जेनकिन इज ए CI/CD टूल। तो ये यहाँ पर जो है ये सर्वर के ऊपर अपने ये बिल्डर को पहुंचा रहा है ये।
अब हमारे पास में क्या होते हैं, काफ़ी सारे क्या होते हैं यहाँ पर, ये एनवायरनमेंट होते हैं। तो इंडस्ट्री पे लेवल पे हमारे पास में एक ये डेव एनवायरनमेंट होता है फॉर डेवलपर्स, एक क्यूए एनवायरनमेंट होता है ये फॉर ओवर क्वालिटी टेस्टिंग। फिर उसके बाद में एक यूएटी होता है जहाँ पर हमारा क्लाइंट की भी टेस्टिंग टीम होती है, टेस्ट करती है। फिर एक होता है ये पायलट एनवायरनमेंट, यहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है यहाँ पर ये। एक हमारे पास में होता है ये प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जहाँ पर प्रोडक्शन के जाने के पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो एक बार जो है वो डिप्लॉयमेंट करते हैं। एक होता है हमारे पास में ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट लाइव होता है। तो अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं ये, तो हर एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग सर्वर, अलग अलग डेटाबेस, अलग अलग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ये लगता है ये। तो अब हमारा यदि प्रोजेक्ट का टाइप यदि मोनोलिथिक है, अब मोनोलिथिक प्रोजेक्ट के लिए सारे डेवलपमेंट टीम का सारा सोर्स कोड एक ही रिपोजिटरी में जाएगा और वो क्या होगा, बिल्ड होगा। तो मोनोलिथिक के अंदर यदि प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तो बिल्डर का साइज काफी बड़ा होता है, क्योंकि सारा के सारा सोर्स कोड क्या है, वो एक ही रिपोजिटरी का पार्ट है। तो उसका एक कॉमन बिल्डर बनेगा, कॉमन बिल्डर बनने में लगता है टाइम, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर ये सारे डेवलपर्स का काम का बिल्डर एक कॉमन यहाँ पर बन रहा है, और क्या हो रहा है फिर वो सर्वर पर क्या होगा, डिप्लॉय होगा, फिर सर्वर हमारा रिस्टार्ट होगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये मोनोलिथिक के चैलेंजेस है यहाँ पर, ये बिल्ड बनने में टाइम लगेगा, फिर यदि किसी रीजन से ब्रेक होगा तो हमें जो है वो सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा। तो अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए क्या होगा, हमारा जो सर्वर जो है वो स्टॉप होगा। तो लेट से जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में ये flipkart.com है ये। तो ये फ्लिपकार्ट के अंदर यहाँ पर ये सब जो है ये मॉड्यूल है ये। तो ये सब हमारे पास में क्या है, ये मॉड्यूल है यहाँ पर ये अलग अलग अलग, ये हमारे पास है मॉड्यूल है। अब ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ये फ्लिपकार्ट ये। फिर एक हमारे पास में ये एप्लीकेशन है अमेजोन। तो ये क्या है, अमेजोन के ऊपर भी क्या है, ये ऊपर जो दिख रहे हैं हमारे पास में ये सब मॉड्यूल्स है यहाँ पर ये अलग अलग हमारे पास में क्या है, मॉड्यूल्स है यहाँ पर ये। अब वेरी लार्ज एप्लीकेशन जिसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल है, यदि हम लोग उसको इस आर्किटेक्चर पे यदि बिल्ड करेंगे, तो लेट से कि हमारा जो है वो इशू इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के अंदर हो गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जो सर्वर को यहाँ पर डाउन करना पड़ेगा यहाँ पर ये, वो एक मॉड्यूल के कारण करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे मॉड्यूल जो है वो भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ वन सर्वर हमारे पास में क्या है कि, सॉरी, बिकॉज ऑफ वन मॉड्यूल हमारे पास में क्या अलग अलग मॉड्यूल के लिए भी क्या जाएगा, डाउन टाइम आ जाएगा। तो जितने देर का डाउन टाइम रहेगा उतना यदि लाइव सर्वर पे हो गया ये अलग अलग एनवायरनमेंट में, यदि कुछ इशू आ गया यहाँ पर ये, तो टेस्टिंग में तो ठीक है, यूएटी में तो ठीक है, लेकिन ये यदि ये यहाँ पर यदि ये इशू आ गया ये, तो ये जब हमारा प्रोजेक्ट लाइव रहेगा उस ड्यूरेशन में यदि कुछ इशू आता है और डाउन हो गया तो हमारे क्या होंगे, बिजनेस लॉस होंगे। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर अच्छा नहीं है यदि हमारे एप्लीकेशन का साइज बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर काफ़ी सारे मॉड्यूल है। छोटे मोटी एप्लीकेशन के लिए ठीक है, इसमें एक्टिव यूज़र कम रहे, या फिर वो कॉलेज लेवल का एप्लीकेशन है जहाँ पर स्टूडेंट ही होते हैं, या ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर वो डाउन भी हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जो ऐसे एप्लीकेशन होते हैं ई कॉमर्स और डोमेन के, या कुछ बैंकिंग डोमेन के ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट रिलेटेड है, तो ऐसे एप्लीकेशन को इस आर्किटेक्चर परफॉर्म करने में क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, एक इसमें क्या आएगा, डाउन टाइम आएगा। तो पहले होता था, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है तो चीज़ें और एडवांस हो रही है, तो हम जो है वो
मॉड्यूल जो क्रिएट करते हैं ये, तो मॉड्यूल जो क्रिएट करते हैं उसको इस तरीके से हम लोग अभी के सिनेरियो में क्रिएट नहीं करते। तो ये हमारे पास में क्या है, ये काफ़ी सारे क्या है, ये मॉड्यूल है प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो कि मैं लेने वाला हूँ, जो कि मैं क्रिएट करने वाला हूँ ये। तो एज ए टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो हमें जो है वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए, रियल टाइम टूल का नॉलेज जो ये हमें ये चाहिए ये। तो यहाँ पर जो है ये जो भी टूल लगेंगे एज इंडस्ट्री के लेवल पे, ये सब में जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पर ये। वो ये इतने यहाँ पर हमने ये टूल लिखे हुए, और भी टूल रहेंगे यहाँ पर ये, काफ़ी सारे हमारे पास में क्या रहते हैं यहाँ पर ये टूल रहते हैं। तो ये जो टूल है हमें ये इसका जो नॉलेज चाहिए जेनकिन डॉकर कुबरनेट, तो एज ए डेवलपमेंट लेवल पे नॉलेज चाहिए, लेकिन ये जो सेटअप है ये हमारे पास में हमारी डेवऑप्स टीम करती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट टूल हमें जो चाहिए क्लाउड का नॉलेज, AWS का नॉलेज चाहिए ये। तो अभी के समय में तो में जो है वो सभी चीज़ों का नॉलेज चाहिए जो आज की करंट मार्केट सिचुएशन है, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए यहाँ पर ये। फिर हमें जो है वो लिनक्स का भी अच्छा नॉलेज चाहिए यहाँ पर ही। तो ये रियल टाइम टूल रहेंगे, ये मैंने इतने राइट किए हैं, और भी रहेंगे यहाँ पर ये लिस्टेड है मेरे पास में ये। तो ये स्वेगर, पोस्टमैन, लोम्बुक, मोकिटो, रेडिस, काफका। तो यहाँ पर जो है ये रेडिस हमारे पास में रहेगा फॉर कैशिंग पर्पस, काफका जो रहेगा हमारे पास में रहेगा ये असिंक्रोनस कॉल। तो जब हम असिंक्रोनसली यहाँ पर काफ़ी बल्क डेटा सेंड कर रहे होंगे किसी को, तब हमें ये जो है वो यहाँ पर ये काफका का यूज़ करना है ये। फिर AWS जो है हमें ये एटलीस्ट AWS का नॉलेज तो चाहिए, इसके अलावा और भी हमारे पास में क्लाउड है, एज्यूर है, GCP है, कुछ सर्विसेज देखेंगे इसकी ये। लेकिन जितना प्री रिक्विजिट है उतना हम यहाँ पर देखेंगे ये। हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा ये प्रोजेक्ट का जो यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो बिल्ड करेंगे ये। लिनक्स का यहाँ पर OS का हमें जो है यहाँ पर ये नॉलेज चाहिए। अब अपार्ट फ्रॉम देट यहाँ पर तो टेक्नोलॉजी नॉलेज तो हमको पहले से होना चाहिए, हम यहाँ पर जो है वो सीधे बिल्ड करने वाले हैं। फिर ये टूल मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो ये टूल को मैं लगाते जाऊंगा, जो कि हम लोग रियल टाइम में जिस तरीके से डेली बेसिस पे जो है यहाँ पर ये काम करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हाई लेवल लिखा, और भी है, मोर देन 20+ टूल है, सब हम आगे देखने वाले हैं यहाँ पर AWS क्लाउड। अब इसके अलावा हमें जो हमारा बिजनेस प्रोसेस होता है, अब बिजनेस प्रोसेस में यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री में किस तरीके से हमें काम मिलता है, कैसे टास्क असाइन होता है। तो ऐसा नहीं कि वर्बली होता है, तो उसके लिए हमें क्या रहता है, एक टूल होता है जीरा, जिसके ऊपर हमें जो होते हैं टास्क जो है वो असाइन होते हैं, ट्रैकिंग होता है यहाँ पर ये। इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ये जीरा को, जो हमारा ये जो वो है टास्क मैनेजमेंट ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर ये, या फिर यहाँ पर जो है वो ट्रैकिंग। तो किसको क्या असाइन हुआ है, कितना टाइम लग रहा है उसमें, सब यहाँ पर क्या है हमें जो यहाँ पर ये लॉग करना पड़ते हैं। तो टास्क हमारे पास में जो स्टोरी के फॉर्म में बनते हैं यहाँ पर ये, और बग, डिफेक्ट। तो बेसिकली होता ये है कि तुम्हारा टेक्नोलॉजी नॉलेज कितना ही अच्छा हो, लेकिन
बिजनेस प्रोसेस का आइडिया नहीं होता इंडस्ट्री में, तो इंटरव्यू में जाती है प्रॉब्लम। बिकॉज यहाँ पर हमें ये इंटरव्यू के ड्यूरेशन में, मैनेजर राउंड में बिजनेस प्रोसेस पर काफ़ी बातचीत होती है, जिससे ये पता चलता है कि तुमने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया या नहीं किया है यहाँ पर ये। तो ये सब हम देखने वाले हैं। जस्ट हमें ये टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होने वाला है, हमें बिजनेस प्रोसेस भी जो है वो, उसका भी हमें नॉलेज यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर ये जीरा, ये टूल है। और जो मेथोडोलॉजी हमारे पास में, ये अजाइल है। अजाइल मतलब क्या है? कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है हमारे पास में, तो हमें एक जो है वो, एक प्रैक्टिस में हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होता है यहाँ पर ये। तो एजाइल के अंदर हमारे पास में जो जो भी क्या होती है, मीटिंग होती है, लाइक स्प्रिंट, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट ग्रूमिंग। यहाँ पर ये स्प्रिंट क्या होते हैं, स्टोरी पॉइंट क्या होते हैं, यहाँ पर ये सब हमको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है। स्प्रिंट क्या होता है, पहला तो यही है स्प्रिंट। तो ये स्प्रिंट कुछ नहीं है, ये यहाँ पर ये हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो टास्क रहते हैं हम लोग उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हम लोग 2 वीक में इतना करेंगे या 3 वीक में इतना करेंगे ये। तो यहाँ पर आगे के 3 वीक का हमारे पास में क्या प्लान रहेगा यहाँ पर ये, तो ये सब इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट। तो उसकी एक प्लानिंग मीटिंग होती है, एक ग्रूमिंग मीटिंग होती है। हमारे पास में क्या होते हैं यहाँ पर ये डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है यहाँ पर, ये डीएसएम मीटिंग बोलते हैं ये। तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये हेल्प करता है ये हमें ये इंटरव्यू में। ये भी जितना अच्छा है तुम्हारा टेक्निकल हो, लेकिन बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करते थे इंडस्ट्री में, कैसे काम असाइन होता था, कौन कौन सी मीटिंग होती थी, स्टोरी पॉइंट क्या है, डिफेक्ट क्या है, बग क्या है, ये सब पूछे जाते हैं ये। तो ये हमें जो है ये एज ए ये बिजनेस प्रोसेस में क्या क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं यहाँ पर ये। अब फिर हमारे पास में आएगा यहाँ पर ये इंटरव्यू प्रोसेस एंड रिज्यूम बिल्डिंग। तो यहाँ पर इंटरव्यू के यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर जो है ये सब ये डिटेल में देखेंगे ये। तो ये मैंने जस्ट कुछ बुलेटेड पॉइंट लिखे हैं, और भी डिटेल है यहाँ पर जो जो हमें ये लगने वाली है ये। तो अब हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये मोनोलिथिक बेस्ड नहीं है यहाँ पर ये। मोनोलिथिक का मतलब ये है कि सारे के सारे जो मॉड्यूल है वो एक ही जगह पर आएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा रहेगा वो प्रोजेक्ट नहीं है। तो कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, बट वो अलग से क्रिएट करूँगा मैं, वो इसका पार्ट नहीं है। बिकॉज नहीं तो ड्यूरेशन लंबा जाएगा, हमें टारगेट जो करना है जो अभी मार्केट में चलता है ये। तो ये हमारे पास में जो है ये पर्टिकुलरली हमारे पास में ये प्रोजेक्ट है, इसका ये मॉड्यूल है। तो हम जो फॉलो करेंगे वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, जो बड़े बड़े एप्लीकेशन के अंदर जो अभी के समय में जो होता है वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में बने होते हैं। अब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है? तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है उसमें क्या करते हैं कि हम हमारे जितने भी मॉड्यूल हैं, हमारे क्या जितने भी मॉड्यूल हैं यहाँ पर ये, उन पर्टिकुलरली मॉड्यूल के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जो है वो एनवायरनमेंट रखते हैं, अलग अलग हम लोग उसके लिए सर्वर रखते हैं अलग अलग ये। तो जितने भी मॉड्यूल है ये हमें उसके लिए क्या करना है कि अलग अलग एनवायरनमेंट रखना है, अलग अलग उसको डेवलप करना है, उसके लिए अलग अलग सर्वर रखना है। अब क्या होता है कि यदि हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यदि हम लोग एनवायरनमेंट रखते हैं, अलग अलग सर्वर करते हैं रखते हैं, तो हमें यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि मोनोलिथिक में क्या है कि एक ही सर्वर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। तो सबके लिए अलग अलग सर्वर कैसे मेंटेन करेंगे यहाँ पर ये? तो काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ही परचेस करना पड़ता है ये।
तो इंडस्ट्री में अलग अलग हमारे पास में एनवायरनमेंट है। तो हर एप्लीकेशन के लिए हम लोग अलग अलग सर्वर यदि परचेस करेंगे, तो लेट से डेव एनवायरनमेंट के लिए हमें 10 सर्वर लग गए, क्यूए के लिए 10 सर्वर लग गए यहाँ पर ये। तो काफ़ी बड़ा हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर ये। अब ये चैलेंजेस है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के। तो इस केस में हमें अलग अलग सर्वर नहीं परचेस करना है। हमें क्या करना है कि हमारी एक मशीन के ऊपर छोटी छोटी मशीन बनाना है ये। तो छोटी छोटी मशीन बनाते हैं, और उन मशीनों पे हमारा इंडिपेंडेंटली एप्लीकेशन रन होता है ये। तो उसके लिए जो हमें जो टेक्नोलॉजी जो हमारे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में जो हमें यूज़ करना पड़ती है, वो होती है हमारे पास में ये डॉकर। तो माइक्रो सर्विसेज के जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉयमेंट होते हैं कंटेनर के ऊपर। वो पूरे के पूरे मशीन पे नहीं होते, वो मशीन के ऊपर एक पार्ट लेते हैं छोटा सा, उसके ऊपर ही वो हमारा इंडिपेंडेंटली एप्लीकेशन रन होता है। उसी छोटी सी मशीन के अंदर सब कुछ रन हो रहा होता है। उससे एडवांटेज ये रहता है कि एक मशीन पे हम लोग एक टाइम में काफ़ी सारे जो है वो एप्लीकेशन रन करवा सकते हैं ये। तो रियल टाइम में एक बड़ा मशीन परचेस करते हैं डेव एनवायरनमेंट के लिए, उसके ऊपर क्या होते हैं सारे सारे एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट होता है, कंटेनर के ऊपर होता है। उसके लिए डॉकर अंडरस्टैंड करना पड़ता है ये। तो डॉकर के पहले हमारे पास में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी थी। और तो डॉकर कैसे यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, डॉकर कैसे काम करता है, जहाँ पर माइक्रो सर्विसेज है वहाँ पर डॉकर 100% है। तो माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन की जो टेस्टिंग होती है वो डॉकर एनवायरनमेंट में होती है। तो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे हम लोग इंडिपेंडेंटली लोकल पे सर्वर पे, लेकिन जब हम उसको ले जाएंगे एनवायरनमेंट पे हमारे लोकल मशीन से एनवायरनमेंट में, तो हम उसको डॉकर के ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर ही। क्योंकि नहीं तो फिर हमें डेव एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी मशीनें लगेगी, क्यूए एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी मशीन लगेगी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग को माइक्रो सर्विसेज मतलब डॉकर डॉकर का यहाँ पर नॉलेज क्या हो जाता है हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन जो है वो ये डॉकर में होंगे। तो ये काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पर जो हमें यहाँ पर ये क्रिएट करना पड़ेंगे, जो कि अलग अलग जो होंगे एप्लीकेशन होंगे, तो उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। अब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हर एप्लीकेशन का अपना एक क्या होगा आईपी एड्रेस होगा। एक एक उसका डिप्लॉयमेंट होगा तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा। तो एंड यूज़र क्या करता है कि वो एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं बाहर से क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा वो। तो कितने सारे आईपी एड्रेस रहेंगे यहाँ पर ये, तो ऐसा ही नहीं होगा कि सबके लिए अलग अलग आईपी एड्रेस यहाँ पर रहेंगे। तो हम यहाँ पर स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर ये। तो बेसिकली माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर माइक्रो सर्विसेज में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, माइक्रो सर्विसेज का डिज़ाइन पैटर्न होता है। तो उन डिज़ाइन पैटर्न के अंदर ही हमारे पास में आता है कि इतनी सारे माइक्रो सर्विसेज के लिए हमको डेटाबेस कैसे मैनेज करना है, सबके लिए अलग अलग रखना है या कॉमन रखना है, या कुछ के लिए कॉमन रखना है कुछ के लिए अलग रखना है ये। तो ये सब माइक्रो सर्विसेज के चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल चैलेंजेस है, जो कि हम लोग डॉकर से रिजॉल्व करते हैं, ये डिटेल में देखेंगे। तो इन माइक्रो सर्विसेज को हम लोग जब मैनेज करते हैं, तो ये तो हमारे रहेंगे प्रोजेक्ट है ये जो हम लोग अलग अलग क्रिएट करेंगे। तो उतने सारे हमारे पास में क्या होंगे, हमारी आईडी के ऊपर उतने सारे प्रोजेक्ट क्रिएट होंगे, लेकिन इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास में रहेगा एक ये रजिस्ट्री सर्वर, जहाँ पर सारे के सारे माइक्रो सर्विसेज क्या होंगे रजिस्टर्ड होंगे वहाँ पर ही। फिर अलग अलग माइक्रो सर्विसेज के अंदर क्या होंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, तो सबको हम लोग अलग अलग नहीं करते, एक सेंट्रलाइज जगह पर यहाँ पर रख लेंगे ये। क्योंकि जब हमारे प्रोजेक्ट जब डिप्लॉय होंगे, तो हम बार बार रिप्लेस नहीं करते रहेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट के जाके यहाँ पर ये। हमें कुछ इस तरीके से CI/CD पाइपलाइन बिल्ड करना पड़ती है बाद में, कि हम जस्ट जेनकिन का जॉब चल रहा है और सब डिप्लॉय हो जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ चेंजेस करो वहाँ चेंजेस करो। क्योंकि माइक्रो सर्विसेज केस में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं कि माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कैसे होती है, इनका कम्युनिकेशन आपस में कैसे होता है, कम्युनिकेशन ब्रेक होगा तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, रेजिलेंस क्या होता है, काफ़ी सारे क्या होते हैं यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे यहाँ पर। ये माइक्रो सर्विसेज से हमको जो है वो हमको ये अलग अलग जो है वो टूल को इंटीग्रेट करना है यहाँ पर, एक काफका, डेटाबेस, ELK, प्रोमेथेउस, grafana।
ईएल के स्टेक हमारे पास में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्च, लॉजिस्टिक इन कीबाना, फिर प्रोमेथ्यूस एंड गफाना। लिस्ट भेज दूंगा मैं क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर काफ़ी सारे टूल रहेंगे यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली जो हमारे पास में ये माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है यहाँ पर ये। अब क्रिएट तो करना है यहाँ पर ये, लेकिन ये बैंकिंग डोमेन पे तो माइक्रो सर्विसेज करेगी क्या यहाँ पर ये। तो उसको मैं भी हाई लेवल एक्सप्लेन करूँगा मैं, और नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में मैं यहाँ पर शो करूँगा यहाँ पर ये। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर ये तो इसको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में यहाँ पर क्रिएट करेंगे ये। तो ये अलग अलग माइक्रो सर्विसेज के हमारे पास में एक कंपोनेंट है, एपीआई गेटवे। तो यहाँ पर जो है ये हम ऑलवेज बाहर से एपीआई गेटवे से कम्युनिकेट करते हैं। एपीआई गेटवे इंटरनली माइक्रो सर्विसेज को कॉल करता है विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्री सर्वर, बिकॉज सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस डिफरेंट है, तो यहाँ से वो मैनेज होता है यहाँ से ये। और एप्लीकेशन को जाएगी हमारे पास में रिक्वेस्ट। अब ये एप्लीकेशन करता क्या है, तो ये एप्लीकेशन मैंने एक बैंकिंग के सिनेरियो को लेकर यहाँ पर क्रिएट किया है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास में एक ऑथ सर्वर है। तो बेस्ड ऑन क्या करेगा यहाँ पर JWT टोकन क्या करेगा यहाँ पर ये ऑथराइज करेगा यहाँ पर ये। ऑथराइज करने के बाद में हमारे पास में बैंकिंग डोमेन के अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे। अब हम उसमें से मैंने कुछ मॉड्यूल लिए हैं, और उन मॉड्यूल का आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये बेस्ड ऑन मॉड्यूल हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास में ऑथ सर्विस है, एक हमारे पास में ये ट्रांजेक्शन सर्विस है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो हमारे पास में ये प्रोजेक्ट है ये है ये ELSP, यहाँ पर एंटरप्राइज लॉयल्टी सिस्टम, एंटरप्राइज लॉयल्टी सिस्टम। तो ये यहाँ पर ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली क्या करेगा हमारे पास में, तो जो हमारे पास में बैंक में क्या होते हैं कि जब हम बैंक के पास में कस्टमर के पास में क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड होते हैं। बैंक क्या करता है कस्टमर को जो क्रेडिट कार्ड देता है, जो भी कस्टमर क्रेडिट कार्ड यहाँ पर परचेस करते हैं, तो यहाँ पर जब भी वो क्रेडिट कार्ड को वो स्वेप करेंगे यहाँ पर ये। तो ये हमारा बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर ये बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बैंक ने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया है यहाँ पर ये पर्टिकुलरली यूजर्स को, कस्टमर को यहाँ पर। तो वो क्या करेगा, वो आउटसाइड में क्या करेगा, वहाँ से वो स्वेप करेगा क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर ये स्वेप करेगा। या जो भी अलग अलग तरीके होते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के। तो हम क्या करते हैं शॉपिंग करते हैं, या हम लोग फ्यूल यहाँ पर जो अपने व्हीकल में हम लोग फ्यूल डलवाएंगे या कुछ भी करेंगे आगे, हम लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे। तो ये अलग अलग हमारे पास में क्या है, ये चैनल है हमारे पास में ये। तो ये बेस्ड ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे क्या होते हैं काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं ये। तो बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड आते हैं जिसको बैंक परचेस करती है और अपने सिस्टम के अंदर रखती है वो। जो भी हमारे पास में जिस भी बैंक ने जिस भी कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर ये परचेस किया है, और उसके ऊपर क्या करती है बैंक ऑफर रखती है उस पर ये। तो जब भी कोई क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता है, तो यहाँ पर तो ये अलग अलग चैनल के थ्रू यहाँ पर जो है। अब कार्ड का भी क्या होता है कि एक अपना जो है वो अलग से जो होते हैं कार्ड की कंपनी होती है, वीज़ा मास्टर कार्ड एक कार्ड की कंपनी है जो कार्ड को क्रिएट करती है। एक होता है हमारे पास में गेटवे, जो ये करता है पेमेंट करवाता है। तो कार्ड की कंपनी या गेटवे के थ्रू हमारे पास में जो होगा ये रिक्वेस्ट जो होगी हमारी ये बैंक के अंदर आएगी यहाँ पर ये। तो एक रहेगा हमारे पास में ये इशूअर, जिसने क्या करा है कि उस कार्ड को यहाँ पर जो है वो जिसको ये इशू हुआ है हमारे पास में। और एक रहेगा हमारे पास में मर्चेंट, ये जिसको भी क्या कर रहा है यहाँ पर ये
अपना जो जो भी ने परचेस किया है ये उसके बैंक अकाउंट में जो है वो यहाँ पर वो ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पर ये। लेट से इसने शॉपिंग करी यहाँ पर ये कहीं पर, शॉपिंग करने के बाद में कार्ड स्वैप करा, तो क्या होगा कि जो जिस इशूअर के यहाँ पर अकाउंट से जो है ये पैसा कहाँ पर ट्रांसफर होगा, जो अभी हमारा मर्चेंट है जिसकी दुकान से उसने शॉपिंग करी है यहाँ पर ये, तो ये हमारे पास में रिक्वेस्ट बैंक के अंदर आएगी यहाँ पर ये। अब इंटरनली क्या करेगा यहाँ पर, सर्विस को कॉल करेगा यहाँ पर ये, देखेगा वैलिड कस्टमर है या नहीं है यहाँ पर ये, तो इसके कार्ड की लिमिट है या नहीं है, सब वेरीफाई होगा। बैंकिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, बहुत ही सारे प्रोडक्ट होते हैं इंटरनली ये। फिर उसके ऊपर क्या करेगा यहाँ पर वो, यदि एलिजिबल रहेगा उसके उसके अंदर लिमिट रहेगी तो उसको अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो मर्चेंट है उसके अकाउंट में मनी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट होती है, मतलब ये उसी क्रेडिट पर डिपेंड करता है, तो क्रेडिट कार्ड का अलग से प्रोडक्ट रहेगा ये। तो जो भी हमारे पास में जो है यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन सर्विस से ट्रांजेक्शन अप्लाई होगा, और अप्लाई होने के बाद में बेस्ड ऑन कार्ड कैटेगरी इसको क्या होंगे, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। जितना क्रेडिट कार्ड यूज करेगा उतने उसको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि हर चीज का क्या होता है यहाँ पर, बिजनेस होता है। तो बैंक भी क्या करती है, बिजनेस करती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो उनको क्या मिलते हैं, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड जितना यूज करेंगे, क्योंकि बैंकिंग की कमाई किससे रहती है, इंटरेस्ट से। जितना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे उतना ज़्यादा उनका यहाँ पर कार्ड सेल होगा, तो कार्ड का भी एक जो अमाउंट लगता है यदि कार्ड यूज करते हैं तो उसका मेंटेनेंस लगता है, फिर इंटरेस्ट लगता है। तो ये सब बैंक की इनकम है, तो सारी बैंक इस पे चलती है, इनकम पे जो इंटरेस्ट पे चलती है। तो यहाँ पर क्या करेगा, कार्ड के बेस पे जो बैंक का ऑफर करती है यहाँ पर ये हमारे पास में ये एक ये रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर ही। अब किसी कस्टमर के पास में क्या होगा, ये 4000 रिवॉर्ड पॉइंट होगा ये, तो उसको क्या करना है कि ये रिवॉर्ड पॉइंट को यहाँ पर क्या करवाना है यहाँ पर ये। तो कस्टमर के रिवॉर्ड पॉइंट बन रहे। अब हम हमारा काम जो है ये कि एक हमारे पास में कस्टमर का यहाँ पर डिटेल है और उसके पास में इतने रिवॉर्ड पॉइंट है यहाँ पर ये। तो ये एक एप्लीकेशन से होगा, तो ये सब हम देखेंगे ही नहीं कैसे होगा, हम ये मान के चलेंगे इतना ट्रांजेक्शन है और हमारे पास में इतने रिवॉर्ड पॉइंट है ये। तो इसके लिए हम लोग एपीआई वीपीआई क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एपीआई का जो कॉलिंग होगा वो एक्सटर्नल सिस्टम से होगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास में कस्टमर का क्या यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ये रिवॉर्ड पॉइंट अवेलेबल रहेगा यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर ये जो हमारे पास में ये रॉयल्टी सर्विस जो रहेगी वो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी उस रिवॉर्ड पॉइंट को जनरेट करने के लिए बेस्ड ऑन कार्ड। बैंक के काफ़ी सारे टाइप के कार्ड होंगे, जरूरी नहीं कि इसी कैटेगरी का हो, प्लेटिनम गोल्ड अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। ये बैंक में अकाउंट होगा तो पता चल ही जाता है कितने कार्ड ऑफर होते हैं, कितने कॉल आते हैं यहाँ पर ये। तो बैंक के अंदर का जो सिस्टम है यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर जो होंगे वो पर्टिकुलरली कस्टमर के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये क्रिएट होंगे। रिवॉर्ड पॉइंट तो अलग अलग कस्टमर के हमारे पास में क्या अलग अलग के होंगे रिवॉर्ड पॉइंट है, किसी के 5000 4000 रिवॉर्ड पॉइंट। अब ये इस रिवॉर्ड पॉइंट को क्या करना चाहता है, इस रिवॉर्ड पॉइंट को ये कैशबैक करना चाहता है क्या, ये कि इस रिवॉर्ड पॉइंट से जो भी अमाउंट बन रहा है, मान लो कि मैंने एक बैंक का यहाँ पर ने एक उनका यहाँ पर बनाया है कि ये 10 पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि 1 रुपीज कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास में किसी के पास में क्या है कि 4000 पॉइंट है यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 10, तो उसको क्या मिलेगा यहाँ पर ये 400 रुपये जो उसको वो क्रेडिट हो जाएंगे उसके अकाउंट में। तो कस्टमर बोलेगा रिवॉर्ड पॉइंट का जो हमें ये ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पर ये कैशबैक करवाते हैं तो उसको ये। तो उसी रिवॉर्ड पॉइंट पे 4000 रिवॉर्ड पॉइंट पे हम क्या चाहते हैं कि बैंक ऑफर कर रहा है कि हम लोग शॉपिंग कर ले मंत्रा से ही। तो मंत्रा के ऊपर उनका ये एक रूल अप्लाई करवा देते हैं यहाँ पर ये कि यहाँ के जो एक
मतलब 5 रुपीज का एक पॉइंट रहेगा वहां पर। 1 पॉइंट। तो हमारे पास में क्या होंगे कि जो हमारे पास में ये 4,000, ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 करेंगे यहाँ पर ये। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये 800 रुपये की हम लोग शॉपिंग कर पा रहे हैं। तो जब हम लोग उसको कैशबैक करवा रहे हैं, जब हमको 400 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 800 रुपये हमको यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर ही। तो कस्टमर क्या सोचिएगा कि कैशबैक करने से बेटर है मैं शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ये 800 रुपये का प्रोडक्ट जो है मैं परचेस कर सकता हूँ मैं ये। तो इससे क्या करती है कि बैंक का जो बिजनेस होता है वो जो होता है वो ऐसा कुछ करता है, कस्टमर जो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो दूसरे के प्रोडक्ट को, दूसरी कंपनियों को बेनिफिट दे। मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर सारी की सारी कंपनियां जो है ये एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करती है, क्योंकि सभी को क्या करना है यहाँ पर, ये जो है बिजनेस करना है यहाँ पर ये। तो बैंक का अपना बिजनेस है, अलग कंपनी का अलग बिजनेस है, तो सभी आपस में कोलोबरेट करके क्या करते हैं यहाँ पर ये बिजनेस करते हैं। जैसे कार्ड की कंपनी है वो बैंक से कर रही है, बैंक की कंपनी क्या कर रही है, उनके अलग अलग क्या होते हैं पार्टनर से करती है यहाँ पर ये। तो बैंक क्या करेगी, ऑफर देगी यहाँ पर ये। अब इसी में से बैंक का ये भी ऑफर रहेगा यहाँ पर कि यदि हम यहाँ पर जो है रिवॉर्ड पॉइंट हमारे पास में 4,000 है, तो हम 2 पॉइंट का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 1 रुपीज़ मान के चल रहे हैं यहाँ पर ये, दो का। और ये हमारे पास में हो जाएंगे ये 2,000 रुपीज़, 2,000। तो यदि हम लोग ये 1 पॉइंट का 2 रुपये तुमको जब मिलेगा, जब यहाँ पर हमारा जो है वो हम हमारे रिवॉर्ड पॉइंट को ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर कर रही है, जोमेटो पे। तो पता है कि जैसे ये एरिया है मुंबई पुणे जो भी बड़े बड़े सेक्टर है, यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा चलता है, लोग बाहर का खाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं ये। तो क्रेडिट कार्ड पे हम लोग ऑफर देंगे यहाँ पर ये, इस तरीके से ये कि जोमेटो पे स्विगी पे जो है ज़्यादा ऑफर जाए यहाँ पर ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पर ये, और अपने पॉइंट को क्या करेंगे ये इन एप्लीकेशन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर ये। तो वो क्या कर सकता है कि 4,000 पॉइंट पे 2,000 का ऑर्डर कर सकता है यहाँ पर ये। तो बैंकिंग का जो हमारे पास में जो सिस्टम जो है वो दूसरे एप्लीकेशन को भी क्या करेगा, प्रोमोट करेगा। तो ये सब क्या रहेंगे, ये बैंकिंग पार्टनर्स रहेंगे यहाँ पर। स्विगी जोमेटो मिंत्रा, हमारे पास में ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो ये जब भी शॉपिंग करोगे तो उसकी लिस्ट में आता है कि तुम्हारे पास में ये कार्ड है क्या, तुम्हारे पास में ये कार्ड है क्या। तो वो ताकि वो बैंक को प्रमोट करे, बैंक का कार्ड परचेस करवा दे। और बैंक क्या करेगी यहाँ पर ये जो रिवॉर्ड पॉइंट देगी वो क्या देगी यहाँ पर ये उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के लिए, दूसरे एप्लीकेशन के लिए क्या करेगी, रिवॉर्ड पॉइंट जो ऑफर करेगी। तो उसका एक रेशो रहेगा किसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो एक दूसरे का प्रमोशन करते हैं यहाँ पर ये। तो उसी में से हम लोग एक यूज़ केस लेने वाले हम लोग यहाँ पर ये फ्लाइट सिस्टम का। तो हम ये मान के चल देंगे यहाँ पर ये कि जो बैंक यहाँ पर जो है ये, यदि यहाँ पर यदि 4,000 इसके पास में क्या है, रिवॉर्ड पॉइंट है हमारे पास में ये। तो यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट पे ये 1 रुपये को जो है वो यहाँ पर ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4,000, तो हमारे पास में एक रिवॉर्ड पॉइंट का हमें 1 रुपये जो है वो उसके रेशो में है, ये 1/1 के रेशो में ये। तो यहाँ पर हम लोग 4,000 हमारे पास में जो है वो यहाँ पर जो है वो हमको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर ये। तो ये हम क्या करते हैं कि ये जो है हमारे पास में कुछ एयरलाइंस पार्टनर हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो अब स्विगी जोमेटो तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, लेकिन जैसे कि बैंक यहाँ पर फ्लाइट है, तो फ्लाइट की बहुत सारी कंपनी है हमारे पास में, इंडिगो है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, काफ़ी सारे हमारे पास में फ्लाइट की क्या अलग अलग कंपनियां हैं यहाँ पर ये। तो बैंक क्या करेगा कि अलग अलग
फ्लाइट की जो कंपनी उससे क्या कर रहा है यहाँ पर ये पार्टनरशिप कर रहा है यहाँ पर ये। तो हम फ्लाइट वाले सिस्टम वाला जो है वो यहाँ पर यूज केस ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम बैंक के ये सब क्या है यहाँ पर ये पार्टनर है यहाँ पर अलग अलग ही। तो बैंकिंग का जो है यहाँ पर ये अलग अलग यहाँ रहेंगे हमारे पास में ये पार्टनर रहेंगे ये। तो एज ए बैंक का कस्टमर ये है। तो बैंक के कस्टमर क्या करना चाहता है कि अपना जो रिवॉर्ड पॉइंट है, जो अपना जो रिवॉर्ड पॉइंट है, रिवॉर्ड पॉइंट, इसको ये ट्रांसफर करना चाहता है यहाँ पर ये फ्लाइट के पर्टिकुलरली जो भी फ्लाइट है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मान लो कंटिन्यूसली टिकट बुक करते हैं कहीं पर, हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेवल करते हैं, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम लोग फ्लाइट बुकिंग करेंगे यहाँ पर, तो बैंक के रिवॉर्ड पॉइंट को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और ये जो है वो उसके बैंकिंग पार्टनर में आता है। तो हम उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि हम इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट जो है ये हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर टिकट बुकिंग के लिए यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या रहेगी यहाँ पर ये, तो जो भी पर्टिकुलरली बैंक का कस्टमर है उसको क्या करना पड़ेगा, उस फ्लाइट के ऊपर अंदर जो है वो पहले एनरोलमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर ये एनरोलमेंट। तो लाइक कोई इंडिगो से फ्रिक्वेंटली जाता है, कोई एयर इंडिया से जाता है, तो उसको इंडिगो में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा यहाँ पर ये। यहाँ का यदि इस बैंक का कोई कस्टमर है जिसके पास में क्रेडिट कार्ड है, तो वो इंडिगो पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा। यहाँ पर ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर ये उसको ये रजिस्टर्ड करेगा। तो बैंक क्या करेगा, एक एप्लीकेशन ऑफर करेगा यहाँ पर ये। उस एक एप्लीकेशन के अंदर जो रिवॉर्ड पॉइंट का एक एप्लीकेशन रहेगा, उसके अंदर यहाँ पर बैंक उस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो कस्टमर अपना कोई डिटेल फिल करेगा। और डिटेल फिल करने के साथ में क्या है कि वो उसके यहाँ पर पार्टनर का लिस्ट आएगा कि ये इंडिगो पार्टनर है, एयर इंडिया पार्टनर है। तो यहाँ से क्या करेगा, अपने आप को ये लिंक करेगा यहाँ पर ये, पहले क्या करेगा, ये लिंकिंग अप्लाई होगा ये। तो ये एनरोलमेंट सर्विस जो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा यहाँ पर ये। तो कस्टमर पहले अपने आप को क्या करेगा, इनके सिस्टम में यहाँ पर क्या करेगा, पहले वो एनरोल करेगा यहाँ पर ये। तो बैंक बैंक के अंदर कस्टमर की कस्टमर आईडी होती है, लेकिन हमको क्या करना है कि फ्लाइट के सिस्टम के अंदर भी अपने आप को एनरोल करना है। तो फ्लाइट की जगह पर होता है एफएफएन नंबर, फ्रिक्वेंटली फ्लाइट नंबर। तो वहाँ पर हमारे लिए क्या होता है, एक एफएफएन नंबर क्रिएट होता है यहाँ पर ये। तो वो एफएफएन नंबर जो है वो लिंक करेगा यहाँ पर ये। तो उसके लिए हमारी क्या होगी, ये लिंकिंग सर्विस जो होगी वो कॉल होगी यहाँ पर ये। तो ये बैंक का कस्टमर है। अब ये बैंक का कस्टमर जो भी उसको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं वो स्विगी में यूज़ करेगा या जोमेटो में यूज़ करेगा, उसको वो यहाँ पर यूज़ करेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको लिंक होना पड़ेगा, सो दैट जो इनका एक रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है उससे वो अलग अलग इनके पार्टनर्स पे वो लिंक हो सके, उसके रिवॉर्ड पॉइंट को यूज़ कर सके वो। तो यहाँ से वो जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करता है उसको वो ट्रांसफर करता है अलग अलग सिस्टम के अंदर। स्विगी जोमेटो हम लोग अभी करवा रहे हैं फ्लाइट पे ही। तो वो यहाँ पर हमें जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट में वो पार्टनर रिवॉर्ड पॉइंट का एप्लीकेशन होता है ये बैंकिंग के अंदर यहाँ पर दिखेगा। जो बैंक का कस्टमर है जिसके पास में इंटरनेट बैंकिंग है उसको इंटरनेट बैंकिंग में दिखेगा। जो बैंक का कस्टमर नहीं है लेकिन उसके पास में उस बैंक का सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, तो उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन आएगी। तो उसको वहां पर दिखेगा। वो बैंक के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब हमारा बैंक में अकाउंट नहीं है लेकिन हम उस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो भी बैंक बैंक के पास में हमारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए हमारे पास में एक एप्लीकेशन रहेगा। कुल मिला के हमको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, तो हम लोग एंगुलर में करेंगे उस एप्लीकेशन को बिल्ड है यहाँ पर ये। तो ये जो एप्लीकेशन है वो उसके अंदर जो जो भी उस रिवॉर्ड पॉइंट जो हमने अर्न किए वो हमको शो होंगे यहाँ पर उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन में।
और हमको उस रिवॉर्ड पॉइंट को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि स्विगी जोमेटो पे हमको इतना रेशो मिल रहा है, तो हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको फ्लाइट में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो रेशो है वो 1:1 का रेशो ही है। मतलब 1 रुपया एक रिवॉर्ड पॉइंट के बराबर में तुम्हें यहाँ पर 4,000 का बेनिफिट दिख रहा है। स्विगी में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जोमेटो में नहीं दिख रहा है, मिंत्रा में नहीं दिख रहा है। तो हमको रिवॉर्ड पॉइंट को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो हम लोग एयरलाइंस के अंदर हमारा जो है वो अलग अलग कंपनी, उसके अंदर हम लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो पहले एयरलाइंस में एनरोलमेंट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो एयरलाइंस की पे हम अपने आप को क्या करेंगे, यहाँ पर एनरोलमेंट करेंगे यहाँ पर ये बैंक की एप्लीकेशन से। तो वो जो भी पार्टनर है हमारा ये, उस पर क्या करेंगे, हम हमारे रिवॉर्ड पॉइंट को ट्रांसफ़र करेंगे। अब लेट से हम यहाँ पर जो है वो कभी इंडिगो से जा रहे हैं, कभी हम लोग एयर इंडिया से जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास में 5,000 पॉइंट है। तो अब ऐसा नहीं है कि 5,000 तुम एक ही पे लगा सकते हो, तुम आधे इस पे डाल सकते हो, आधे इस पे डाल सकते हो। तो जब इसकी फ्लाइट बुक करोगे, जब तुमको 2,500 का बेनिफिट मिलेगा, इसका बुक करोगे तो ये इस पे ही होगा ये। तो जब हम लोग ये रिवॉर्ड पॉइंट को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे हम लोग माइल्स, एयरलाइन माइल्स। एयरलाइन माइल्स मतलब हमारा जो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कुछ माइल्स को क्या अर्न कर लेंगे यहाँ पर ये। तो जब भी हमने हमारे एप्लीकेशन से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे आज। अब हम 10 दिन बाद एप्लीकेशन वहाँ पर जो है वो टिकट बुक करना चाहते हैं, हम लोग इंडिगो की वेबसाइट पे जाएंगे। इंडिगो की वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग टिकट बुक करेंगे। तो हमें एक है ना, यहाँ पर जब हम लिंक करते हैं तो एक FFN नंबर मिलता है हमको ये। तो वो नंबर डालेंगे वहाँ पर हम लोग, FFN नंबर। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमें 2,500 जो है वो हमारे पास में एयरलाइंस माइल्स हमने पहले ऐड किए हुए हैं। तो जितने का भी टिकट परचेस यहाँ पर रहेगा प्राइस, उससे ये जो मनी है वो माइनस हो जाएगी ये। तो यहाँ का क्रेडिट कार्ड का यूज़, जो रिवॉर्ड पॉइंट हमको मिले, हमने उसको एयरलाइन माइल्स में कन्वर्ट कर लिया, और वही हमें यहाँ पर जो है वो माइनस हो जाएगा यहाँ पर ही। तो ये बैंकिंग सिस्टम का यहाँ पर पार्ट रहेगा यहाँ पर ही। तो ये होता है हमारे पास में एप्लीकेशन का एक सिनेरियो। तो हम लोग ऐसा एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, एंटरप्राइज लॉयल्टी सिस्टम। जहाँ पर क्या है कि जो हमारा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पे जो भी हम लोग क्या करेंगे कि रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें जो ये लॉयल्टी सिस्टम क्रिएट करना है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाना है रिवॉर्ड पॉइंट अर्निंग का यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर एनरोलमेंट सर्विस रहेगी, जहाँ पर कस्टमर क्या करेगा कि अपने आप को वो फ्लाइट के सिस्टम में एनरोल करेगा। तो यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन हमको अलग से क्रिएट करना पड़ेगी, जो कि यहाँ पर जो है, जो कि यहाँ पर हमको ऐसे वो पार्टनर शो होगी यहाँ पर ही। और जब भी हम हमारे UI के ऊपर एनरोलमेंट करेंगे, तो एनरोलमेंट सर्विसेज के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में जो है वो पर्टिकुलरली हम लोग एनरोलमेंट करेंगे, और हमारा FFN नंबर जो है वो जनरेट होगा। फिर हमारी लिंकिंग सर्विस कॉल होगी इंटरनली यहाँ पर ही। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिंक हो जाएगा तो हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब भी हम रिवॉर्ड पॉइंट को यहाँ पर हम लोग सेंड करना चाहें, तो एयरलाइंस माइल से हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब फ्यूचर में जब भी टिकट बुक करेंगे, तो उतने का हमें यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, तो ये आपस में भी कम्युनिकेशन करती है ये। जैसे कि एनरोलमेंट होने के बाद में हमारे पास में FFN नंबर कॉल हो जाना चाहिए, तो इंटरनली हमारे पास में ये कॉल होगी। तो ये सिंक्रोनस कॉल भी हो सकता है, असिंक्रोनस कॉल भी हो सकता है। जब हम लोग बाहर एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो सिंक्रोनस भी हो सकता है, असिंक्रोनस भी हो सकता है। सिंक्रोनस होने का मतलब है कि अभी की अभी हो जाएगा, और सिंक्रोनस का मतलब है कि थोड़ी देर बाद होगा या कल होगा यहाँ पर ये। तो अभी हम उसको यदि एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से यदि सोचेंगे, तो ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 5,000 कस्टमर क्या कर रहे हैं कि
अकाउंट को लिंक कर रहे हैं, या अपने जो है माइल्स को जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट को माइल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो इतनी सारी रिक्वेस्ट इस सर्वर से जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो एयरलाइन माइल्स का यूज़ ये बाद में करेगा। ऐसा नहीं कि अभी ट्रांसफ़र कर दिया अभी कर लिया। तो इसका इस सिस्टम पे रिफ्लेक्शन हो सकता है इमीडिएट आ जाए या बाद में आए ये। तो इमीडिएट आ जाए तो हमें सिंक्रोनस कॉल करना पड़ेगा, यदि बाद में आए तो हमें असिंक्रोनस कॉल करना पड़ेगा। जब उस केस में हमें काफका का यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि बल्क रिक्वेस्ट जा रही है। तो बल्क रिक्वेस्ट को यदि हमें वेटिंग में नहीं लगाना है, वो होता रहेगा, बाद में हम लोग काफका सर्वर को दे देंगे। तो इस केस में हमें काफका को यूज़ करना है। फिर जब हमें क्या करेंगे कि जब हम लोग पार्टनर सर्विस को यहाँ पर दिखाएंगे हमारे यूआई के स्क्रीन पर, तो जो जो भी हमारे पास में पार्टनर्स रहेंगे यहाँ पर ये, तो एनरोलमेंट सर्विस के अंदर यहाँ पर ये, तो एयरलाइन से काफ़ी सारे पार्टनर है, तो बहुत सारे इनके पार्टनर बनते रहेंगे, बहुत सारे पार्टनर है, जिससे कि उनका जो वो है वो यहाँ पर उनके पार्टनर नहीं भी रहेंगे बाद में। तो यहाँ पर क्या होंगे कि जो भी हमको पार्टनर का लिस्ट दिखाना है, उसका हम लोग क्या करेंगे कि कैशिंग अप्लाई करेंगे, तो हम लोग रेडिस का यूज़ करेंगे यहाँ पर ये। फिर नोटिफिकेशन सर्विस से क्या करेंगे कि जो भी कस्टमर है उसको मेल जाएगा, मैसेज जाएगा, तो हम मैसेजिंग सर्विसेज का यूज़ करेंगे, मेलिंग का यूज़ करेंगे, उसको मेल जाए ये जाए। JWT का यूज़ करेंगे यहाँ पर ये कस्टमर को यहाँ पर जो है वो ऑथराइज करने के लिए जो भी एप्लीकेशन का यूज़ करेगा। तो ये बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत ही बड़ा। और हम लोग एक एक चीज़ पे काम करें तो हम लोग 5-10 साल तक के जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि हर एप्लीकेशन अपने आप में जो है वो यहाँ पर ये अलग अलग डोमेन में, यहाँ पर कार्ड डोमेन है, यहाँ पर गेटवे डोमेन है, यहाँ पर बैंकिंग डोमेन है, फ्लाइट का भी अपना एप्लीकेशन है। बट हमें क्या करना है कि एक सिनेरियो हैंडल करना है जहाँ पर हम डोमेन नॉलेज ले सकें, साथ में हम लोग टेक्नोलॉजी नॉलेज ले सकें, साथ में जो भी काम करते समय जो भी हमें चैलेंजेस आते हैं हम लोग उसको लर्न कर सकें यहाँ पर ये। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, CI/CD पाइपलाइन हमारे पास में क्या है ये। तो माइक्रो सर्विसेज से केस में डिप्लॉयमेंट जो होता है वो डॉकर कंटेनर के ऊपर होता है, और उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन होता है बहुत बड़े एप्लीकेशन का वो कुबरनेट क्लस्टर के ऊपर होता है। यहाँ पर अलग अलग सर्वर नहीं होंगे, यहाँ पर जो होगा कंटेनर होंगे। तो बहुत छोटे छोटे कंटेनर क्रिएट होते हैं, और वो अपने हिसाब से स्केल होते हैं, अपने इस हिसाब से वो जो होते हैं वो डाउन होते हैं। तो ये सब कुबरनेट के अंदर आता ही है। अब लेट से कि हमारे पास में ये फ्लिपकार्ट का मॉड्यूल है, अब ये मोबाइल वाले पे कोई ऑफर है, तो एक टाइम पर ऑफर के टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट सिर्फ मोबाइल के लिए आ गए लेकिन अदर पर नहीं आई। तो इससे रिलेटेड जो भी कंटेनर जो है वो क्या हो जाएगा वहाँ पर, वो बहुत सारे यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर ये कुबरनेट क्लस्टर में, वो जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए हुए रहेंगे ये। तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर जो है वो हमें ये डॉकर लर्न करना पड़ता है, कुबरनेट लर्न करना पड़ता है, एनसिबल लर्न करना पड़ता है, जेनकिन ऑब्वियसली जेनकिन तो हमेशा ही रहेगा, CI/CD टूल ये। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, ये बड़े प्रोजेक्ट का ये डोमेन है जो मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया, ये उसका इंफ्रा है यहाँ पर। और ये हमारे पास में रहेगा ये बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस हमको ऐसे फॉलो करना है, कैसे हम लोग डेली बेसिस पे काम कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है, जीरा का सॉफ्टवेयर है, कैसे हम क्या करते हैं, ये टास्क जो है वो असाइन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द टिकट। अब टिकट कुड बी एनीथिंग, स्टोरी, बग, डिफेक्ट, स्पाइक, अलग अलग टर्मिनोलॉजी इंडस्ट्री की सब हम देखने वाले हैं ये। तो ये अभी एक ये इंट्रोडक्शन का यहाँ पर ये पार्ट है। बाकी हम आगे इसकी आगे की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन लेते हैं ये नेक्स्ट सेशन में।